इटावा से हैं तो होता है याद में थोड़ा खून में होता है ना समाजवादी। तो मेरा जब बेटा हुआ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे पहली खुशी वही थी जो मैंने एक बच्चे को देखा और फिर उसका पालन पोषण किया। तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरा भाई ही है वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मेरी वही थी। सबसे वो भावुक पल कौन सा रहा जिस दिन बहुत काफ़ी अब दुखी रही? मेरी मदर की डेथ। उस दिन तो ये लग रहा था जिस दिन मेरे मदर फादर गए हैं हम छोड़ के, तो ये एक लगा कि एक दुनिया ख़त्म हो गई। अच्छा, और किसी ने जैसे जोक्स टाइप में कुछ बोला था तो उन्होंने कहा कि नहीं चल के मैं भैया जी साहब की शिकायत करूंगी? वो तो लोग बोल देते हैं ना। तो देखिए भाभी के पास, भाभी बहुत मतलब उनका नाम डिम्पल है लेकिन बहुत सिंपल है वो। और नहीं आपके इटावा की भाषा में वो उपले बनाना, हाँ हाँ। अच्छा। तो एक हमारे वहाँ से लेकर यहाँ तक का हाँ, सफर आता है। तो एक कह सकते हैं ना कि कंडे थापने से लेके कंप्यूटर चलाना भी मुझे आता है। मैं नृत्य देखा मैंने, आपका वादन भी देखा है। ज्ञान भी रुचि आपकी है? ज्ञान गायन हाँ गाती भी हूँ। अच्छा हाँ अभी कभी डालूंगी मौका लगेगा। जैसे मेरा विचार ये नहीं है कि मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं यादवों के लिए कुछ करूँ। मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँ, सारे समाज के लिए। जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री का बेटा रह चुका है, रक्षा मंत्री का बेटा रह चुका है और वो व्यक्ति उस घर में से टोटियाँ लेके जाएगा, वो मानसिकता उनकी है इतनी गंदी। वो सोने के जेवर और हमारे तेवर लोगों को बहुत महंगे पड़ते हैं। अलग रखती हूँ अंदाज अपना, किसी और के जैसा बनने का शौक़ नहीं। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। ये शब्द उस शेरनी का मैं आपसे मुलाकात आज करा रहा हूँ जो मेरी खास मेहमान हैं संध्या यादव, यशवंत नगर इटावा से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत खुशी की बात है कि आज पॉडकास्ट करने का मौका मिला, आपके साथ कुछ खास बातचीत करने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला। लोगों से जुड़ करके आपकी बातों को, अपनी बातों को हम लोग साझा करके समाज की बात को, उस राजनीति की बात को लेकर के सारे मुद्दा और बात होगी। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जो आप मेरे घर आए हैं जी। और मेरी फैमिली एक्चुअल में मेरे फादर हैं, मिस थे मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, ओनली सिस्टर हम लोग हैं, कोई ब्रदर नहीं है। अच्छा। तो मेरी फैमिली में आज की डेट में तो अभी मतलब जो मेरी फैमिली एक थी उसको मैं फैमिली मानती थी, वो मेरी फैमिली नहीं है। अब वो हमारी फैमिली मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, तो हम लोग 3 लोग हैं। मेरे हस्बैंड पुलिस में एसआई हैं। अच्छा। और एक मेरा बेटा है और बेटा मेरा यूपीएससी की तैयारी करता है, दिल्ली में रहता है। तो एक छोटी सी फैमिली है हमारी। अच्छा। और बाकी अगर बात करें आप राजनीति की तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ तो नहीं तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे राजनीतिक करियर आपका कब से स्टार्ट हुआ? राजनीतिक कैरियर एक्चुअल में मेरी पूरी फैमिली ही राजनीतिक है क्योंकि हम लोग जसवंत नगर विधानसभा से हैं, इटावा से हैं। तो होता है याद में थोड़ा खून में होता है ना समाजवादी। तो कैरियर तो मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ है एज ए 2022 में जब नेताजी का देहांत हुआ। उससे पहले मैं चाचा जी की एक पार्टी थी जो जिसका नाम था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, मैं उसमें प्रदेश सचिव थी। और शिवपाल जी, चाचा शिवपाल जी सबके चाचा वो तो अच्छा। देखिए अगर उनको मतलब ये है कि चाचा जी से ही नाम से सब लोग उनको जानते हैं। हाँ। चाचा नेहरू के बाद अगर कोई चाचा है तो वो हमारे शिवपाल जी चाचा हैं। तो उनकी पार्टी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है समाजवादी का। और फिर जब नेताजी का देहांत हुआ तो सबको पता है कि वो पार्टी हम लोग सब एक हो गए हैं, तो अब समाजवादी पार्टी बन गई और एक मजबूत समाजवादी पार्टी बनी है हमारे माननीय चाचा जी आने से। तो ये है कि देखा जाए तो कैरियर स्टार्ट वहीं से हुआ है जब नेताजी के जाने के बाद में सब लोग एक हुए, हम लोग सब लोग सक्रिय हो गए हैं। और उसी टाइम से मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनी हूँ महिला सभा की। तो मेरा स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो 20 और 22 जो 2020 और 2022 से हुआ है। एक बात और देखते हैं, जैसे जो आपकी सोशल आईडी है, सोशल मीडिया पे फेसबुक की आईडी, तो उस पर ज़्यादातर जो तस्वीरें आपकी हैं वो राजनीतिक किसी चेहरे की बात करें तो श्री शिवपाल यादव जी की ही है। जी। वो उनके साथ ज़्यादा, क्योंकि आपका डीपी भी जो है तो सर पे हाथ रखे हैं चाचा जी आप। जी ठीक है। तो समाजवादी पार्टी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी,
पूरी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और चाचा जी जो हैं, कहा जाता है कि नहीं, अगर चाचा जी का जिसके ऊपर छत्र छाया रहेगा तो कैरियर पार्टी बहुत लंबा जाता है, कब क्या हो जाए कोई किसी को पता नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कुछ ज़्यादातर तस्वीरें आप दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेरी फ़ोटो नहीं है। देन होता ये है कि जैसे चाचा जी हैं और हम सबके चाचा हैं, तो एक अटैचमेंट वो फादर है जी, फादर वाला अटैचमेंट भी है। और वैसे देखा जाए तो वे मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो जब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो मेरी राजनीतिक कैरियर हो, चाहे वो मेरा कोई भी कैरियर हो। तो कहीं ना कहीं और वो मेरी विधानसभा से भाई विधायक जी हैं, तो मोस्टली रहता है कि चाचा जी से ज़्यादा जाना आना होता है। इसलिए हो सकता है आपने देखा होगा, बस ऐसा नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुखिया हैं हमारी पार्टी के, बहुत सम्मानीय हैं, हम लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाचा जी के साथ कुछ वो है, बट वही है कि थोड़ा सा बुजुर्ग हैं तो वो मेरा एक अटैचमेंट है उनके साथ में। और जान रहे हैं आप, देखिए हमको लगता है, जहाँ तक मैंने जो अपने राजनीतिक करियर में देखा है, चाचा पार्टी की नींव हुआ करते, मतलब रीढ़ जैसे कहते हैं ना, एक रीढ़ की हड्डी, तो चाचा जी ज़मीनी नेता है। और चाचा जी से जब वो ज़मीनी नेता है तो उनसे मुझे भी सीखने को कुछ मिलता है। तो मोस्टली होता है कि चाचा जी के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ काम के लिए। तो चाचा जी के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट है। बाकी तो भाई हमारे मुखिया हैं, उनके लिए तो अलग एक सम्मान है। अच्छा, जो बचपन का दौर था आपका मैडम जी, वो बचपन का दौर कैसा रहा आपका? एक्चुअल में बचपन का दौर, देखिए बचपन तो लौट के दोबारा नहीं आता। बचपन तो बहुत अच्छा होता है। बचपन में क्या था कि मेरे भाई नहीं थे, तो मेरी सारी बहनें बड़ी थी, मैं छोटी थी घर में। तो जब 13 साल छोटी एक बहन होती है ना, तो वो बड़ी एक छोटी सी होती है घर में। तो मैंने पापा मम्मी का बड़ा ख्याल रखा, और साइकिलिंग ये वो सब मेरा एकदम रहता था कि मैं फादर को कुछ ना करने दूँ, मैं सारे काम उनके करूँ। मैं बेटे बहन पे दो तरह का दबाव होता है। एक होता है कि प्यार में लोग कुछ करने नहीं देते हैं, हाँ, कि बेटा आप आराम से रहो, कुछ करना नहीं है, सारा आपका कार्य हम लोग कर दिया करें, वो दुलार होता है, लाड प्यार होता है। और एक दबाव भी बड़ा होता है, दूसरा पॉइंट होता है बहुत दबाव, किधर से आए तो एकदम मंदिर के घंटे की तरह कोई बजा के चला जाता है, नहीं ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं की हो, ऐसा नहीं आप की हो। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि मेरे घर में कोई नहीं था, दीदियाँ सब बड़ी थी, तो वो सब चली गई थी शादी करके, मैं छोटी थी। तो मैं एक ऐसे लगता था रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ मैं उनके घर का। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो सब किया अपने माँ बाप के लिए। और पापा 2022 में, सॉरी अभी 24 में मेरे पापा, 22 जनवरी 2024 को पापा नहीं रहे, तो ऐसे लगा दुनिया एक ख़त्म हो गई है मेरी। तो मैं बचपन का तो आप क्या ही बताऊँ, बचपन तो ऐसे बीता है। एक घर में आप जो बोले ना कि फुटबॉल की वाली हो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मैं अकेली थी। और मैं 12 या 13 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो बचपन में मेरा, मुझे लगता है वो शादी में तब्दील हो गया। अच्छा, इतने कम उम्र में शादी हो गई थी? तो इसलिए मैं कहती हूँ, बचपन कोई हमें ना पूछे तो मुझे लगता है कि अच्छा है। अच्छा। क्योंकि बचपन जब शादी हो गई तो लगा कि बचपन ख़त्म हो गया, हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी कर दी गई है। और हम एक 2-3 साल के बाद में, जैसे 16 के हुआ तो हम एक मदर भी बन गए, तो हमें लगा कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल वुमन हो गए। तो बचपन तो ज़्यादा इतना मेरा बहुत वो नहीं रहा है, लेकिन ये है कि तो उस समय आपके हस्बैंड जॉब में थे कि नहीं थे? हाँ, मेरे हस्बैंड जॉब में थे। मेरे हस्बैंड एक्चुअल में जॉब में थे। रिलेशन में मेरी शादी हुई है, तो सबने बोला कि अरे लड़कियां तो यूँ बड़ी हो जाती हैं। अच्छा। तो होता है मेरे यहाँ, यादवों में ऐसा है, हमारे यहाँ आज भी मेरे यादवों में ऐसा है, हमारे यहाँ की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। देन जब मेरी शादी हुई है तब तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी था कि अरे शादी कर दो, अपने घर जाए, पढ़ाई करें। और जब अब शादी हुई तो आपके हस्बैंड उस समय जॉब में थे? हाँ, जॉब में थे वो। तो नहीं होता है ना कि लड़का अच्छा मिल गया, हाँ, ये सब चीज़ें, तो इससे बड़ी बात क्या है, शादी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था। तो जब शादी हो गई, और शादी के बाद में फिर क्या एक लाइफ स्टार्ट, लेकिन मैंने शादी के बाद पढ़ाई की है। मैं 8th या 9th में पढ़ती थी, मेरी शादी हुई थी। और फिर उसके बाद में मैंने MA किया है, मैंने BEd किया है, मैंने पढ़ाई किया। हाँ, मतलब मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाया, बच्चे के साथ साथ मैंने भी पढ़ाई किया। साथ में माँ बेटा? बिल्कुल नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीर भी आपकी देखी, आपके बेटे के साथ। हाँ, तो ऐसा लगा कि नहीं दोनों आप भाई बहन हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है। और कोई देखेगा भी तो भी कहेगा कि दोनों आप भाई बहन हैं। देखिए, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, उसमें मुझ में 13 का डिफरेंस है, 13 ईयर्स का। और मेरे बेटे में मुझ में 16 ईयर्स का है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि एक मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये है कि अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे हस्बैंड आपके पुलिस विभाग में जी, और
ये जॉब जो होता है 24 घंटे का होता है। बिल्कुल। कब कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ निकल जाना पड़े, कब आदेश कैसा आ जाए, कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है, किस तरह ना है। और वैसे में दुनिया की कोई फैमिली हो, कोई परिवार हो, वो सोचता है कि नहीं परिवार मेरा कंबाइंड है, एक जगह परिवार है, एक साथ भोजन करे, एक साथ रहे, जीवन की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि लौट के दोबारा तो आना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं, या उनके तरफ से कोई नहीं आता है कि नहीं आप राजनीतिक में ना रहो, आपको भी इधर उधर जाना होना रहेगा कहीं? कोई नहीं, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता है। जब वो कहते हैं ना, सपोर्ट रहता है उनका, सपोर्ट रहता है। एक्चुअल में उनका पुलिस का जो जॉब था, पुलिस में एक वो है, क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस लैब का एक रहता है, तो वो ऑफिस की जॉब होती है। अच्छा। तो ऑफिस वर्क था उनका, और कई साल तक वो ऑफिस वर्क रहा। फिर उसके बाद में वो बाहर दूसरे शहरों में जाने लगे। तो फिर मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया, मैं वो सपोर्टेड हो गया। तो ये था कि माँ बेटे आराम से सर्वाइव करते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि जब एक अकेली वुमन होती है, अकेली महिला होती है, सर्वाइव करती है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मैंने बचपन से वो लड़कों वाले काम किए ना, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वही लड़कों वाले काम कराए मुझसे। देखिए, जो भारतीय महिला होती है जी, ये दो स्तंभों के बीच में खड़ी होती है। पहला स्तंभ अपना होता है कि वो स्वयं मायके का, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ ये होता है, क्योंकि आप तो फिर ससुराल जो होता है, ससुराल में आएंगी, तो एक मायके का हो गया, एक ससुराल का हो गया। एक जो स्तंभ होता है वो होता है जो फैमिली के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, और खास करके कहा जाए कि नंद वगैरह। क्योंकि समाज में कोई महिला निकल करके कदम बढ़ा कर कोई कार्य करती है, तो रिश्तेदारों से भी होता है कि नहीं ये तो पॉलिटिक्स में जा रही है, अच्छा नहीं है भैया ये। और वहाँ के भी लोग, नहीं बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो आप, तो कोई सरकारी जॉब पकड़ लो, कोई जॉब के वर्क करो। नहीं, मेरे तो फैमिली सपोर्टेड है इस चीज़ के लिए। मेरे हस्बैंड भी सपोर्टेड है, मेरी फैमिली भी। मेरे फादर का एक सपना था कि मैं कभी उनके लिए चुनाव लड़ूं, क्योंकि उनके कोई बेटे नहीं हैं। तो मैं उनके वंश के लिए, या उनके जैसे उनके नाम के लिए कि जाने जाएं, तो वो मैं पापा के लिए कर रही हूँ। और बाकी ससुराल की तरफ से हमारे ससुर जी थे, वो भी पुलिस में SI थे, और अब उस दुनिया में नहीं है। लेकिन सपोर्टेड एक्चुअल में क्या है, मेरी फैमिली जो ससुराल की हो या मायके, मेरी दोनों फैमिलियाँ मुझे देखना चाहती है बहुत, क्योंकि जिस तरह मैं हूँ, मेरी हॉबी है, और मेरे अंदर जो टैलेंट है, मुझे लगता है कि वो मैं बाहर निकालूं और मेरे घर वालों को अच्छा लगेगा। वो अच्छा ही लगता है मोस्टली। वो जब मैं पॉलिटिक्स में पहली बार आई तो बहुत खुशी मतलब हुई, सब लोगों को खुशी हुई कि चलिए राजनीति में कोई एक हमारे घर की महिला आगे बढ़ी है। तो हमारे ससुराल वाले जो और भी हमारे हैं, वर्दुल्ला है, बाकी लोग हैं, उनको अच्छा लगता है, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। बहुत खुशी भी है उन लोग को कि जैसे मेरी सोच थी ना, वैसे ही मुझे पैशन मिला। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ महिलाओं को जब देखती थी तो मुझे लगता है कि कुछ मुझे भी करना चाहिए। मेरे अंदर जैसे होता है ना, एक खून में होता है, तो फैमिली में थी। और भाई नेताजी को मैं देखती थी, बचपन से मैंने नेताजी को देखा है, तो नेताजी से बहुत प्रभावित थी हमेशा। तो कभी ना कभी लगता था कि नेताजी ने जो है ना महिलाओं को बड़ा आगे बढ़ाया है, बहुत सपोर्ट किया है महिलाओं का। आज मुझे लगता है कि महिला अगर जो बोलती है ना, जो स्टैंड ले रही है, खड़ी हुई, मुझे लगता है नेताजी का कहीं ना कहीं श्रेय है उसमें। तो मैं इसलिए राजनीति में आई, और मुझे श्रद्धेय नेताजी का बड़ा आशीर्वाद है। और फैमिली तो ज़्यादा ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में, ससुराल में भी 1-2 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। देन मैं जब आई हूँ तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कहने का मीन्स ऑलमोस्ट कि मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, पहली बार आपने पार्टी में कदम रखा, वो भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो कि श्री शिवपाल यादव जी की थी। जी जी। जब राजनीति में आपका उतरने का मन किया कि नहीं मैं राजनीति में आकर के सेवा करूँगी समाज की, राष्ट्र की, तो आखिर कहीं ये तो नहीं कि आप भी यादव, शिवपाल जी भी यादव, अखिलेश यादव, तो जातिवादी समझ करके नहीं तो पार्टी ज्वाइन की? अन्य पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या है, बात यादव वाली नहीं है, बात कहीं ना कहीं विचारों की भी होती है। जैसे मेरा विचार ये नहीं है कि मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं यादवों के लिए कुछ करूँ, मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँ, सारे समाज के लिए। जो भी मेरे आगे आए, जो भी मैं जिस लायक हूँ, मैं उस समाज के लिए उतना मैं खड़ी हो जाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मेरे को एकदम
मतलब ही नहीं बनता। जहाँ हमने पैदा हुए हैं ना, तो हमने आंखें खोली तो मैंने समाजवादी देखा है। तो जब समाजवादी पार्टी देखी, अपने फादर को, उनके नेताजी के बारे में सुना है, अपने और रिलेटिव से सुना, अपने कज़न ब्रदर से सुना, तो मुझे तो वो होता ना कि जब जहन में चढ़ जाता कि नहीं, राजनीति भाई करनी है तो समाजवादी करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। तो ये चीज़ है कि पार्टी की बात नहीं है, ना ही जात की बात है, ये अपने विचारों की बात है, अपनी सोच की बात है कि हमारी सोच ये है कि मैं अदर जात के लिए, हर किसी के लिए करूं भाई। हमारे आज देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, पीडीए एक नारा है हमारे यहाँ समाजवादी ने, अखिलेश भैया ने जी ने लगाया जो, तो मुझे ये लगता है कि वो पीडीए के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो हमें नहीं लगता कि हम यादव हैं, कि हम पंडित हैं, कि हम ठाकुर हैं। हमको लगता है कि अगर पीडीए को आगे बढ़ाना, पीडीए को आगे ले जाना, पीडीए के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम वो समाजवादी में काम कर रहे हैं, हम समाजवादी हैं, हमको लगेगा कि हमने कुछ किया है। आपने बात कहा कि नहीं, मेरी जब आंखें खुली राजनीति के लिए तो मैंने समाजवादी पार्टी को ही देखा है, तो देखा है मैंने, तो इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं, वो जहन में तो समाजवादी है भाई, मैं किसी और पार्टी में जा ही नहीं सकती। प्रश्न उठ जाता है कि वही अपना यादव को, कि वो भी तो उस पार्टी परिवार से थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए ये चीज़ कि अपर्णा यादव को नेताजी ने शरण उनको दी थी, उनको अपना नाम, बहुत बड़ा नाम दिया था। अगर इतना बड़ा नाम देके भी उस नाम को वो आगे नहीं ले जा पाई तो वो उनकी भूल है, वो हम लोगों की नहीं है। हम लोग तो चाह रहे थे कि जैसे उनके लिए 2 बेटे थे, प्रतीक और अखिलेश जी, तो अगर वो ये सोचते ना कि हमारे लिए एक ही बेटा है, हमारा अखिलेश, प्रतीक हमारा बेटा नहीं, उन्होंने सब चीज़ किया, इतना दर्जा पूरा दिया, तो अपर्णा जी को सोचना चाहिए था ये तो, कि हमें आज नेताजी का टैग लगा ना उनके पीछे कि नेताजी की बहू है वो जी। हम लोग के यहाँ तो कोई टैग नहीं लगा, यादव का टैग लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे चल रहे हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम सही बता रहे कि राजनीति करेंगे तो समाजवादी करेंगे, अदरवाइज उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा, बिल्कुल छोड़ देंगे राजनीति, इतना वो नहीं है। बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हुए थे कि जैसे मिल्कीपुर का चुनाव था जी, तो वहाँ पे भी आप प्रचार में आप गई थी। बिल्कुल, वहाँ भी संघर्ष बना रहा, नहीं प्रशासन के द्वारा भी कुछ बातचीत तो ऐसी उत्तेजनाजनक थी। जी, जी। इसके बाद फिर मैंने ये जो श्रद्धेय नेताजी के ऊपर एक महाराज जी की जो टिप्पणी आई थी, जी जी जी, उसके लिए भी आप बहुत आंदोलन रही थी। बिल्कुल आंदोलन किया मैंने। तो इन सब आंदोलन में बहुत खास भागीदारी आपकी होती है। तो ये माननीय अब शिवपाल चाचा जी जो हैं या फिर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो ये इतना कार्यभार आपको दिया जाता है और पूरा संघर्ष करती रहती हैं। मैं देखिए बताऊं, मेरे को कोई कार्यभार देता नहीं है, ये मेरे अंदर जुनून है नेताजी के लिए। नहीं होता है ना कि नहीं वहाँ आपको प्रचार करने के लिए जाना है, कोई मुझसे नहीं कहता है। अच्छा। और जैसे होता क्या है कि हम थोड़ा सा बताए ना, जैसे चाचा जी के आदेश में हमेशा, जैसे कुछ आदेश उनका होता तो मैं मानती हूँ। अच्छा, अदरवाइज मेरे को पता नहीं, ये पार्टी का जुनून है। और मैं पार्टी में, देखिए मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है, मुझे अगर वो नहीं भेजती हैं, कोई मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं भेजती हैं, मुझे कोई चाचा नहीं भेजते हैं, या मुझे कोई भी नहीं कहता, तब भी मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी पार्टी के लिए जाना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए जाना चाहिए। तो मेरे अंदर जुनून है भाई, नेताजी वाले हैं, नेताजी कभी किसी को नहीं कहते, तब भी नेताजी के पीछे लोग लग लेते थे, चले जाते थे। तो बस वही है कि कोई मेरे, सब नेता जानते हैं, चाहते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, सब पता है पूरे। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लोगों ने नेताजी की जो टिप्पणी की थी राजू दास ने, उस पर काफ़ी लोगों ने आक्रोश जताया, धरने किए, जो भी किया, पुतला फूका। मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार मैं नेताजी के क्षेत्र की सब चीज़ें, और मेरे अंदर सच्ची बताऊँ, मैं भगवान मानती हूँ नेताजी को। मैं जब भी मेरे यहाँ पूजा होती तो एक बार धूप और दीप मैं उनको भी दिखाती हूँ, तो वो एक मेरे लिए भगवान ही है। तो मुझे ये लगता है कि जब मेरे भगवान की बनाई हुई पार्टी है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे कहे कि मुझे वहाँ जाना है जी। मुझे कोई, मैं ना ही मैं पद की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, मेरे अंदर वो जुनून है समाजवादी का, और मैं चल देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता है। मुझे जाना है तो जाना, मुझे करना है तो करना है, ये चीज़ है। कोई हमें आदेश दे ना दे, लेकिन मेरे अंदर से होता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए। मी से एक वर्ड आता ना अंदर कि यार मुझे जाना चाहिए वहाँ, मेरा
मेरी पार्टी है तो मुझे जाना चाहिए, तो फिर बस वही मेरे को होता है कि मुझे जाना चाहिए। बाकी तो चाचा जी से हम संपर्क में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो इतना संपर्क नहीं होता है, लेकिन उनके जो लोग होते हैं उनसे भी मेरा संपर्क रहता है, तो मुझे वो लोग भी बोलते हैं तो जा सकती हूँ। बट मुझे ऐसे लगता है कि जो सच्चाई है कि मेरे अंदर जुनून है, मैं जाती हूँ। आगे 2 चुनाव आने हैं, 2026 पंचायत चुनाव, कह लीजिए 27 विधानसभा चुनाव, तो दोनों में किस तरफ रुझान है? मेरा, मैं जिला पंचायत की, वैसे तो जिला पंचायत की मैं तैयारी मेरी चल रही है और भरतना इटावा में पड़ता है, जसवंत नगर वैसे तो मेरी विधानसभा है, लेकिन जो भरतना ब्लॉक है तो उसमें वार्ड नंबर 2 से मैं तैयारी कर रही हूँ। और वो मेरी भी तैयारी ऐसा कुछ नहीं था, बाकी तैयारी है मेरी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या चाचा जी या अंशुल भैया जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका जब आशीर्वाद रहेगा तो आगे मेरा कुछ रहेगा। अदरवाइज अभी ऐसा मेरा नहीं है, बस मेरी है कि तैयारी चल रही है, मैं तैयारी अपने पूरी कर रखी हूँ, और अगर उनका आदेश रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करूँगी। और दूसरा ये है कि देखिए, मेरे मतलब फादर के बेटे नहीं हैं, तो पापा का एक कहना था कि तुम क्यों मेरे लिए एक चुनाव नहीं लड़ सकती हो, राजनीति कर रही हो। तो पापा वही मेरे को बोले थे जब उनकी डेथ हुई है 22 जनवरी 2024 में, उसके 1-2 महीने पहले बोला उन्होंने। तो मैंने कहा हाँ पक्का मैं आपके लिए चुनाव लड़ूंगी। मुझे लोग ना, आपको लोग मेरे नाम से जानेंगे और मुझे लोग आपके नाम से जानेंगे कि ये संध्या के फादर है या ये उनकी बेटी है। तो मतलब पापा का ये मन था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फादर के लिए एक चुनाव लड़ूँ। बाकी भविष्य बताएगा क्या करना है। अच्छा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी आप एक्टिव रहती हैं जी। आपको ढोलक बजाते मैंने इतना अच्छा तरह से ताल मिला करके पूरा ढोलक बजा रही थी, वो कुछ हल्दी वगैरह का गीत कार्यक्रम था या कुछ था वो? जी जी जी। तो वो एक्चुअल में मेरे घर में प्रोग्राम था, और यही इसी घर में आई थिंक जो होती ना दुर्गा, उसका प्रोग्राम था, तो मेरी सारी फ्रेंड्स लोग आई थी। ढोलक एक्चुअल में क्या है, बचपन से बजाने का शौक है मुझे। अच्छा। हाँ, मेरी मदर का कहना था, मतलब मैं अपनी माँ के बारे में बताऊँ तो मेरी मदर का ये कहना था कि आपसे किसी ने अगर कोई काम कहा और आपने मना कर दिया तो सोच लीजिएगा, आपको वो काम आना चाहिए। तो कहते हैं कि गांव में कंडा थापने से लेके कंप्यूटर तक मुझे आता है ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आता, ढोलक बजाना, गाना या कोई प्रेजेंटेशन। तो मतलब आई थिंक मैं मोस्टली कर ही लेती हूँ। नहीं, आपके इटावा की भाषा में वो उपले बनाना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो एक हमारे ऐसे वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर आता है। तो एक कह सकते हैं ना कि कंडे थापने से लेके कंप्यूटर चलाना भी मुझे आता है। मैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे काम ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है कि मेरी मदर का कहना रहता था किसी ने कोई काम के लिए कहा तो आप मना नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे ढोलक बजाना बचपन से मेरी माँ ने सिखाया था। एक नृत्य का भी था वो, श्री कृष्ण जी के, राधा जी के कुछ हाँ वो थे, तो नृत्य भी कर रही थी पूरा बढ़िया से। वो एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं कान्हा जी जो है ना, लड्डू गोपाल जी जिनको बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं हम लोग, कोई लल्ला बोलता है, कोई मतलब सबके अपनी अपनी वो है, तो मैं उनको ठाकुर जी बोलती हूँ, लल्ला भी बोलती हूँ। तो वो मेरे ठाकुर जी ना 13 साल के हो चुके हैं, अभी 13-14 साल के हो गए। मैं बहुत सेवा करती हूँ, पूजा करने का तो इतना मेरा वो नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना पूजा उनकी कर पाऊँ, देन मैं उनकी सेवा करती हूँ, बहुत सेवा करती हूँ दिल से। तो मेरे कान्हा जी का जन्मदिन था, जन्माष्टमी थी, तो वो जन्माष्टमी का प्रोग्राम आपने देखा होगा। हाँ, उसमें सब लोग होता है कि वो तो भाव ही आ जाते हैं जब फास्ट होता है और आप उनकी पूजा करते हैं। जैसे ये लगाव होता है जो बच्चों का कि नहीं स्टूडेंट लाइफ से ही होता है कि नहीं हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हाई स्कूल में वैसे सब प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, तो गायन में, वादन में, नृत्य में, तो नृत्य देखा मैंने, आपका वादन भी देखा है, ज्ञान में भी रुचि आपकी है? गायन हाँ गाती भी हूँ। अच्छा। हाँ, अभी कभी डालूंगी मौका लगेगा तो किसी दिन कृष्ण भगवान का भी मैं कुछ अपना, मैं कान्हा जी के गाने उन्हें गाती हूँ, तो मैं कभी वो भी डालती हूँ। और बचपन से एक्चुअल में शौक था, मैं बता रही हूँ ना, मेरे जेनेटिक है, मेरी मदर, मेरे सिस्टर, सारे लोग गाना बजाना, सब हारमोनियम, सब कुछ आता है सबको। अच्छा, हारमोनियम बजाते हैं? हाँ, सब कुछ आता है। आप बजाते हैं? हमको भी आता है, सब बजा लेते हैं। अच्छा। तो हम चाहेंगे कि दर्शक मेरे जुड़े हुए हमसे, रूबरू हैं हम लोगों से, तो आप लड्डू गोपाल की आपके प्रिय हैं, उनकी आप पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं, उनकी आराधना में लीन है, केवल मात्र 2 लाइन थोड़ा सा सुना देंगी।
कभी सुनाऊंगी। अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुनाना, वो जब होता है ना, भाव आता है तो हो ही जाता है उनका। अच्छा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, सुना देंगे थोड़ा। अच्छा, अभी वो फिल्मों की बात करूं मैं आपसे, तो बॉलीवुड से आपका क्या लगाव है? फिल्मों के बॉलीवुड प्रति? से ठीक है, सोचा बहुत ज़्यादा मेरा वो नहीं है। मैं ऐसे धार में कभी कभी कुछ मूवी वगैरह देख लेती हूँ। और मूवियाँ तो मैं बताऊँ ना, हमारे यहाँ मदर हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, कोई मूवी देखने नहीं जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है। हाँ, अच्छा। मम्मी के संस्कार हैं सारे मेरे अंदर में। मतलब मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। मतलब वो नहीं कि मुझे नहीं करना ही है, वो चीज़ें नहीं। तो मूवी वूवी तो ज़्यादा वो नहीं रहा है। और देखी है, ऐसा नहीं है, वो बीच वाली लाइफ में जो देखी है ना, जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो बेटे को ले जाके उनको दिखाया और मूवी देखे। तो मूवी वूवी नहीं, अब भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जाकर कहीं मूवी की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं, वो भी मूवी की बात करते हैं। एक इस समय जो बहुत प्रचलित मूवी एक है छावा, शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ, कुछ शायद कुछ सीन वगैरह देखी भी होगी, या सोशल मीडिया पे भी वैसे कुछ सीन वगैरह होगा उस मूवी का, तो आपने देखा होगा। उस फिल्म को लेकर के बहुत तरह की क्रिया प्रतिक्रिया है उसमें। अब औरंगजेब और संभाजी महाराज की बात की जाती है उसमें, उस फिल्म में फिल्माया गया है। भाई, उन लोगों की कहानी और कथनी और करनी वो कुछ भी कर लें, लेकिन ये है कि सबकी रुचि होती है। मेरी मूवी में ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं बहुत कम मूवी देखती हूँ कभी कभी। लेकिन अब आपने अगर उस मूवी के बारे में बताया है तो एक बार को मैं भी उस मूवी के लिए ट्राई करूँगी और देखूँगी ज़रूर। आप देखनी पड़ेगी, जैसे कहा ना आपने कि अब देखना पड़ेगा, तो देखेंगे। पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए सब चीज़ का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, मूवी वूवी मैं देखती हूँ। मैं क्रिकेट वगैरह देखती हूँ, ज़्यादा मूवी वूवी का शौक इतना नहीं है। अच्छा। हाँ, जितना मुझे थोड़ा सा खेल, हाँ, मैं वॉलीबॉल खेली हूँ मैं। अच्छा, वॉलीबॉल खेली। हाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उसी का है। संध्या जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा रहा, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रही हो? वो क्षण क्या था जो आपको खुशी मतलब फुले नहीं समा रही होंगी? एक्चुअल में क्या था, मैं आपको बताऊं कि बचपन से लेके ना मैंने भाई नहीं देखे। तो मुझे जब ना मेरा जब बेटा हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे पहली खुशी वही थी, जो मैंने एक बच्चे को देखा और फिर उसका पालन पोषण किया। तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरा भाई ही है वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मेरी वही थी, और रियल में मेरा वो खुशी के पल थे। सबसे खुशी के पल मेरे लिए वही है। और कैरियर में काफ़ी इंसान के उतराव चढ़ाव आते जाते रहते हैं, तो सबसे वो भावुक पल कौन सा रहा जिस दिन बहुत काफ़ी अब दुखी रही? मेरी मदर की डेथ। उस दिन तो ये लग रहा था, जिस दिन मेरे मदर फादर गए हैं हम छोड़ के, तो ये एक लगा कि एक दुनिया ख़त्म हो गई। अच्छा। एक मतलब मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। बाकी तो कभी ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव मैंने बहुत फेस किया। मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ आई हूँ, और मतलब ठीक है, लाइफ अच्छी रही है। लेकिन जब दुख एक किसी के माँ बाप नहीं होते तो बहुत दुख होता है। वो मेरे लिए सबसे दुख का पल था। और कुछ आध्यात्म से भी मैंने कुछ वीडियो वगैरह आपके देखे, तो अध्यात्म से क्या लगाव है? मेरा एक्चुअली बचपन से मेरी मदर बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मम्मी को मैं देखती थी, तो फिर मैं भी पूजा पाठ मतलब मेरा बहुत रहता था। ये है कि पूजा का मतलब तो ये नहीं है कि पूजा करना है, घंटों बैठना है, वो उसका हम नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मेरे घर में कृष्ण भगवान की पूजा शुरू बचपन से मैंने देखी है। तो फिर मेरा भी मन आया कि मैं 20 साल तक, जब मेरा घर आगरा में एक्चुअल में है, तो जब मैं आगरा में रहती थी तो 20 साल में हर अमावस्या बिहारी जी जाते थे, बांके बिहारी, मथुरा, वृंदावन जी। तो वो मेरा कंटिन्यू था। मतलब मेरे को इतना आस्था है ये थी कि मैं वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी से मिलूं। मतलब कभी भी मैं दुखी होती तो मैं उठाती गाड़ी और मैं चली जाती। मेरा आगरा से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो जाना बहुत ईजिली रहता था। और बचपन से ये रहा है सबका, फैमिली का आना जाना। तो मथुरा से बहुत लगाव है मुझे, वृंदावन से बहुत लगाव है। हाँ, अभी भी जब भी मन में ख्याल आता है कि जाना है तो चले जाते हैं बांके बिहारी, वृंदावन में। तो यही है कि बस लड्डू गोपाल जी की सेवा है, और मैं बहुत भाव से सेवा करती हूँ। और मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं, मुझे लगता कि आज मैं कुछ हूँ या मैं खुश भी हूँ तो उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से। पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी जो थे,
तो उन्होंने जब श्रद्धेय नेताजी की जब डेथ हुआ था तो उस समय जो अन्य जगहों पे कार्यक्रम होता है वैसा कि नहीं, मृत्यु भोज वाला, हाँ, तो वो उनका बहिष्कार रहा। फिर संगम में जाके स्नान करने की वो बात, फिर एक मंदिर बनवाए हैं वो। तो आखिर में कभी कभी थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज में यानी अंधविश्वास से हट के भी कुछ काम फिर एकाएक लगा, ये पॉलिटिक्स या फिर? देखिए, पॉलिटिक्स तो उसको नहीं कह सकते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि जो आपने बात की है ना तेरहवीं भोज का जी, तो आई थिंक बहुत सारे वैसे देखने को मिलता है कि यादव समाज ने मृत्यु भोज बहिष्कार किया। मृत्यु, हाँ, बहुत जगह होता है, बहुत जगह हुआ भी है, हमारे यहाँ भी है, अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे भी लगता है नेताजी का मानना था ये तो होना चाहिए। जैसे नहीं किया अगर किसी ने तो अभी भी लोग ये सामाजिक जो है, ये मुझे लगता है ये सामाजिक पॉलिटिक्स नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि समाज के लोग ये कहते हैं कि अपना आपने मुझे खिलाया, आप मेरे यहाँ खा के गए हो, आपने मुझे नहीं खिलाया। तो कहीं ना कहीं आदमी की मेंटलिटी वो बनी हुई है कि हम उसके खा के आए तो हम भी खिलाएं। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो वो आदमी उस चीज़ को, मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को उससे नहीं देखता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो उस चीज़ को सामाजिक देखता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। रही बात संगम स्नान, ये सब देखिए आस्था है, अपनी अपनी आस्था है। आदमी आस्था से जाता है तो संगम स्नान करता है, आदमी आस्था से जाता है किसी मंदिर में दान करता है, तो ये उसकी अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ बातें लोग जो बोलते हैं तो वो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि चाहे वो संगम में नहाए, चाहे वो अयोध्या जाके हरिद्वार जाके नहाए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गंगा जी तो सभी जगह एक जैसी हैं, गंगा तो पवित्र है। आप चाहे कहीं नहा लीजिए, बनारस चले जाइए, कहीं चले जाइए। तो मेरा मानना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये अपनी अपनी लोगों के अपने अपनी सोच, अपने अपने भाव, श्रद्धा है। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि राजनीति से कोई इसका कोई लेना देना है। जी, एक बात आती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत खास मुद्दा बना रहता है कि हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से उस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं होती रहती है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा था तो आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा कि एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि नहीं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो इंग्लिश ना रख करके उसके जगह पर उर्दू करके क्या देश को कठमुल्ले की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत वायरल हुआ था। तो धार्मिक मुद्दे पर लेकर के थोड़ा सा विचार आपका जानना चाहिए। मुझे देखिए, राजनीति की अगर बात कर रहे हैं आप, अगर मुझे राजनीति की बात करनी हो तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो माननीय जी मुख्यमंत्री जी हैं वो जो बातें करते हैं अनलॉजिक वाली, वो बातें ना करके वो कुछ प्रोग्रेस की बात करें, कुछ ऐसी बातें करें जो उन्होंने किया ही नहीं है। आप बेरोज़गारी की बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आप महिला की बात नहीं करते हैं, आप दवाई की बात नहीं करते हैं, आप कोई बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम से राजनीति नहीं होती है। आपको अगर पब्लिक, आपको अगर जनता जनार्दन आपको अगर इस लेवल पर यहाँ लेके आई है तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी उनके लिए कुछ करिए। आप विधानसभा में खड़े होके इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं कि समाजवादी एक तरफ कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ा के कटमुल्ले बनाना चाहती है, तो ये बहुत गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू में इतनी कविताएं लिखी हैं, इतना अपना श्लोक लिखे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उनको शब्द बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने एक और बात बोली थी कि किसके हिस्से में क्या क्या पड़ा संगम स्नान, संगम महाकुंभ में, तो गिद्ध की बात भी की है। आप सोचिए कि आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, तो क्या ये शोभा दे रहा था उनको ये बात बोलना? अरे वो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी की माँ थी, आपने इतना गंदे से बोला है। उनको पूछे जाके जिसकी दुनिया लौट गई, जिसके पूरा परिवार का परिवार चला गया, और आप कैसे उस चीज़ को हंस के बोल रहे थे और लोग उसको थपथपा रहे थे, तो ये गलत है ना बोलना।
मुझे तो मेरे हिसाब से तो गलत है भाई, ये उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और मेरा अगर कहीं मुझे बोलने का मौका अगर कहीं मिला तो मैं इस पर ज़रूर सवाल जवाब करूँगी। मैं ज़रूर बोलूँगी इस टिप्पणी पे। जी बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आपका मन में क्या विचार रहता है? किस तरह से देख रही हैं बहुजन समाज पार्टी को इस समय? मुझे लगता है नथिंग, बहुजन समाजवादी पार्टी आज के डेट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जीरो हो गई है। क्योंकि मुझे ये खुद ही समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्र की पार्टी, और वो आज एकदम लेवल जीरो में है। देखा जाए तो आप कहीं कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्यों उन्होंने किया है भाई, ये तो वही जाने ना। बहन जी, समझ ही नहीं आता है कि अपनी पार्टी को इतना ऊपर लेवल पे ले जाके, और आज कहीं है ही नहीं, मतलब कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। अच्छा, कहीं भी बहन जी का बयान रहता है कि समाजवादी पार्टी के विपक्ष में ही उनका बयान रहता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि कहीं कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये रुझान की बात करने लगती हैं कि नहीं, भले कुछ भी हो जाए, वो अपने वोटरों को कह देती हैं। कभी एक बयान भी था उनका कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देना, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट मत करना। अच्छा, तो फिर वो गठबंधन क्यों की थी समाजवादी से? इतनी अगर ईर्ष्या है, इतनी अगर खराब पार्टी है समाजवादी, तो आप बताइए, उन्हें गठबंधन 2-2 बार किया, क्यों किया? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये राजनीति है, आप भी जान रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो क्यों है, वो तो वही अच्छे से जान रही होंगी ना। और या तो फिर समाज जानता है, या तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई जानता नहीं है कि वो क्यों कह रही हैं कि भाजपा को वोट कर दिए, समाजवादी को मत करिए। तो वो तो उनका ज़मीर जान रहा होगा कि वो क्यों ये सब कह रही हैं, और पता सबको है, जनता सब जानती है। नहीं तो एक दाग धब्बा लगता है समाजवादी पार्टी पे गेस्ट हाउस कांड का। नहीं, क्यों दाग धब्बा लगता है? ऐसे कांड तो अभद्रता किया गया था बहन जी के साथ गेस्ट हाउस में। नहीं, उसमें कोई दाग धब्बे की बात तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा था, क्या हुआ था। वो ऐसी सिचुएशन थी जो उनके साथ हुआ था, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जान रही हूँ, कि उस टाइम में मैं राजनीति में भी नहीं थी, लेकिन मैंने सुना था, पढ़ा भी था, सुना भी था, फिर लोगों से भी सुना था। और कुछ ना कुछ तो देखिए, जब 2 पार्टियां होती हैं, विपक्ष में होती हैं, तो कुछ ना कुछ होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाईलाइट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो इतनी ज़्यादा होती है लेकिन वो नीचे दबा दी जाती हैं। तो बस वही था कि हाईलाइट था, ऐसा कुछ नहीं था। नेताजी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति थे भाई। उनके एक बात आती है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत प्रतिक्रिया होती है समाजवादी पार्टी को लेकर के, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लेकर के वो टोटी वाली बात आती है। देखिए, इतना गंदे लोग हैं वो, उनकी इतनी गंदी मेंटलिटी है। जो इंसान, जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री का बेटा रह चुका है, रक्षा मंत्री का बेटा रह चुका है, और वो व्यक्ति उस घर में से टोटियां लेके जाएगा, वो मानसिकता उनकी है इतनी गंदी। वो उनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि सोचिए कि उनके जाने के बाद में गंगा जल से पूरा उनका हाउस धुलवाया था। तो जब वो इतना गंदा, उनकी गंदी मेंटालिटी से वो ऐसे काम कर सकते हैं कि वो हाउस पूरा धुलवा रहे हैं, तो वो ये तो उनके लिए स्वाभाविक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और टोटी की बात करते हैं ना, तो जो लोग टोटी की बात करते हैं वो सामने घर के आ गए, तो हम उनका बता दें टोटी होती क्या है, कसी कहाँ जाती है, लगाई कहाँ जाती है, फिर उससे होता क्या है। ये चीज़ें तो समाजवादी वाले बताएं ना, उनके सामने आके बोलें। ऐसे तो सोशल मीडिया है, देखिए सोशल मीडिया पे आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। अच्छे को सोशल मीडिया बुरा कह देती है, बुरे को सोशल मीडिया अच्छा कह देती है। सोशल मीडिया के ऊपर है कि आपको कितना आपके बारे में उनको अच्छा बोलना, कितना बुरा बोलना। आई डोंट केयर। मुझे लगता है भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको टोटी चोर बोला जाए कि क्या बोला जाए। तो संध्या जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि चूँकि आप पॉलिटिक्स में जब आई तो 2022 बता रही हैं। हाँ, 22, मतलब 2020, 19, 20 या 22 से, मान लीजिए 4-5 सालों से। हाँ। उससे पहले भी आपने शासनकाल देखा होगा। हाँ। और उस समय भी 17 से, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिल्कुल, उससे पहले समाजवादी पार्टी कार्यकाल था, और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यकाल था। चूँकि आप इटावा से, लखनऊ से, दोनों जगह से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं और उच्च स्तर की राजनीति आप कर रही हैं, तो अगर विकास की बात हम करें तो तीनों पार्टी कंपेयर कीजिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, सबसे ज़्यादा विकास अगर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा तो किसके शासनकाल का? देखिए, मैं बताऊँ ना कि 2012 में जब हमारी समाजवादी सरकार आई है जी। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सबको पता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बता भी दूंगी तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ा सा विवादित चीज़ें हो गई थी चाचा और भैया में। तो उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है, नहीं तो हम कह रहे ना कि भाजपा बहुजन अपना काम गिना दे कि हमने ये किया है। लखनऊ में मैं 2010 में आई थी तो लखनऊ में कुछ नहीं था। लखनऊ में जब हम अभी आए हैं तो मुझे ये लगा कि 2019 में मैं लखनऊ में आई हूँ तो मैंने देखा कि बहुत प्रोग्रेस है लखनऊ की। देखिए, मेट्रो, आप सबको पता है कि मेट्रो अखिलेश जी ने बनवाई है, एक्सप्रेस हाईवे अखिलेश जी ने बनवाया, पूर्वांचल, ये आपका पूर्वांचल भी बनवाया उन्होंने, उद्घाटन भले ही किया है बाबा जी ने, अदरवाइज बना हुआ उन्हीं के साथ, सब चीज़ें उन्हीं के उसमें हुई थी, सैंक्शन सारी चीज़ें हुई थी, सबको पता है वो। तो मुझे लगता है कि लोहिया से लेके आप जनेश्वर मिश्रा से लेके बहुत काम हुए हैं। और नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि बाबा जी 17 से हैं, मान्य जी बता दें कि हमने कौन से काम किए हैं, लखनऊ में भी बता दें कुछ काम, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बसपा शासनकाल में कुछ वैसे अच्छे काम जो आपको दिखाई दे रहे हो? मुझे तो बसपा शासनकाल में खाली उन्होंने अपने हाथी लगवा लिए हैं। अच्छा। और कब्जा कर लिए हैं, बड़े बड़े पार्क बनवा दिए हैं। और ऐसे तो मुझे लगता है कि नोएडा से लेके लखनऊ तक पार्क ही बने हैं उनके शासनकाल में। और नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनके शासनकाल में कोई ऐसा अच्छा काम हुआ हो जो मैं आपको गिना दूँ, मेरे हिसाब से। पार्क वगैरह की बात कर रहे हैं तो जनेश्वर मिश्र पार्क, चाहे लोहिया पार्क, तो ये भी तो अखिलेश जी ने भी तो ये किया था। हाँ, तो अखिलेश ने भी वो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय बाबा जी की सरकार है तो मंदिर देख रहे हैं कि नहीं, मंदिर भी तैयार हुआ है, तो वैसी चीज़ तो कुछ कर रही हैं। देखिए, और शिक्षा पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि नहीं, अगर एक समाजवादी पार्टी की भी बात की जाती है कि नहीं, जो भर्तियों की पारदर्शिता होती थी वो बहुजन समाज को श्रेय जाता है कि नहीं, बहन जी की सरकार रहा करती थी तो बहुत अच्छे से पारदर्शिता रहती, परीक्षाओं में नकल नहीं हुआ करता था। और ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा धब्बा लगता है कि नहीं, किसी परीक्षाओं में बहुत घूस घपाटे की बात आती थी कि नहीं, कोई परीक्षा दे रहे हैं आप तो उसके लिए पहले से भी सोर्स की बात, पैसे की बात। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब अपोजिट में आप होते हो ना, अपोजिशन जो भी होता है, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी की सरकार में नकल नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकल नहीं होती, ऐसा नहीं है कि समाजवादी में भी नकल नहीं होती थी। जो पढ़ते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा निकल जाते हैं, जो अच्छा नहीं पढ़ते हैं वो भी निकलते हैं लेकिन अच्छे से निकलते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है, खाली बदनाम किया जाता है, पार्टी को बदनाम किया जाता है कि ये समाजवादी शासन है तो गुंडागर्दी हो रही है, तो इसमें नकल हो रही है, तो इसमें भर्तियां हो रही हैं, ये खाली बदनाम किया जाता है। हमें आप बता दीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है यूपी में कौन सी भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, कौन से मतलब रोज़गार हो गया है। रही बात आपने मंदिर की बात की, आप मंदिर जहाँ बना है, मंदिर सिर्फ उन्होंने वोट के लिए बनाया था, खाली उनको जीतना था, उनको वोट बैंक के लिए मंदिर बनाया था कि हम राम राम करेंगे और जनता हमारी तरफ हो जाएगी। अरे उन लोगों को पूछिए जिनके घरौंदे टूट गए हैं, तो इन्होंने मंदिर बना के कोई पुण्य नहीं किया है। पुण्य किया होते तो जीत जाते ना, क्यों नहीं जीत गए। उन्होंने लोगों के दिल दुखाए हैं, उन लोगों के घर तोड़े हैं, और आज भी मुझे लगता है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला। जहाँ तक का मैं जान रही हूँ, ऐसे एयरपोर्ट जो बना दिया, ऐसे तो एयरपोर्ट सबके शासनकाल में बनी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने, योगी जी ने। योगी जी को तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अपने क्षेत्र पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, गोरखपुर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो विकास कराना तो आप गोरखपुर में कराइए विकास। नहीं तो कहीं ना बातें उठने लगती हैं कि नहीं विकास हुआ समाजवादी पार्टी में, तो केवल सैफई का। ऐसा कुछ नहीं है, विकास सब जगह का हुआ है, लेकिन जब ये होता सैफई में विकास किया, सैफई में अगर उन्होंने मेडिकल बनाया तो अपने लिए थोड़ा ना बनाया, वो मेडिकल हर किसी के लिए बनाया। स्टेडियम बनाया तो वो खेल के लिए बनाए। आपका एयरपोर्ट बना तो वो तो ऐसा नहीं है, वो भी बीच में सुना भी गया था कि एयरपोर्ट वो सरकारी हो जाएगा, कुछ इस तरह से चल रहा था। तो भाई जिसकी सरकार रहती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा सुख सुविधाएं ही देता ही है आदमी को। आज आप चले जाइए मिनी पीजीआई है हमारे सैफई में, इतना अच्छा बना हुआ है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपने लिए किया है।
ये तो उनकी मेंटलिटी है, ये तो उनकी मानसिकता है, तो उसको थोड़ा ना कोई बदल सकता है। कुछ आप भी कराइए। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जनता ने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया, 2-2 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर जनता इतनी दुखी परेशान क्यों है? और दूसरी चीज़ 5 किलो राशन देके तुम जनता का वोट ले रहे हो, उतना कीमती वोट है, वो जनता बेवकूफ़ है जो 5 किलो राशन अपना वोट बेच रही है ना। तो और 5 किलो राशन के अलावा क्या मिलता है? अब बताइए, कुछ नहीं मिला। मैं तो देख रही हूँ, मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो गांव जाके देखती हूँ कि वो जो 5 किलो राशन वाले हैं ना, बैठ के खा रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। काम करना भी उन लोगों ने बंद कर दिया है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हम रोज़ ही 200-500 कमा के लाएंगे, हमको तो राशन मिल ही रहा है 5 आदमी का, 4 आदमी का। तो वो कहते हैं कि कुछ भैया अच्छा करो, अच्छा कुछ ऐसा करिए, रोज़गार कुछ दीजिए। जो पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे MA MBA BA घूम रहे हैं और वो जाके 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इतना पैसा लगा के अगर कोई स्टडी कर रहा है, कोई इतना कोर्स कर रहा है, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी, ये जानना चाहेंगे संध्या जी आपसे कि महिलाएं जो होती हैं, बच्ची से लड़कियां, युवतियां, महिलाएं, तो एक क्रम जो चलता रहता है और जज्बा रहता है दिल में कुछ करने का। सब चाहता है कि नहीं बेटियां आगे बढ़ें, और आप उस संघर्ष से जूझ रही हैं, इस क्षेत्र में आप हैं। तो अब तक जो आप जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं सामने जो महिलाओं को, युवतियों को झेलना पड़ता है? देखिए, अभी भी कहा जाता है कि नहीं, महिलाएं जो है वो जननी है, लेकिन भारत पुरुष प्रधान देश के तौर पे ही जाना जाता है, देखा जाता है। तो ऐसी जो स्थितियाँ कुछ बनती हैं, उसमें स्ट्रगल करना औरतों के लिए बहुत कठिन कार्य होता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि देखिए, एक औरत को अगर वो किसी भी क्षेत्र में जाती है तो उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और इतना जनरेशन वो हो गई है आज की कि उसको, हर लड़की को लगता है कि मैं जॉब भी कर लूँ। भाई इतनी बेरोजगारी है, भाई बेरोजगारी, घर में 5 सदस्य हैं, अगर 5 सदस्य में कोई कुछ नहीं कर रहा तो बच्चियाँ सोचती कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाके कुछ कर लूँ। इतना आसान नहीं है लड़कियों के लिए। तो कहते हैं ना कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं, हमारी सरकार में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो मणिपुर की घटना उठा के देख लीजिए आप। बेटियां अगर सुरक्षित हैं तो मणिपुर की घटना देख लीजिए, और आप हाथरस की घटना देख लीजिए। तो इनके लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके शासनकाल में महिला सुरक्षित है ही नहीं। हम लोग भी हैं, हम लोग भी वुमन हैं, हम लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं और भाई पड़ता है, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सुरक्षा नहीं है। अच्छा, इनके शासनकाल में जो ये कहते हैं ना कि किसी शासनकाल को उठा लेते हैं, बात करते हैं कि उनके शासन में महिला सुरक्षित नहीं थी, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था। तो अपने भी तो शासनकाल में देख लीजिए, आपके शासनकाल में भी तो कौन से बलात्कार नहीं हो रहे हैं, कौन सी चोरियां नहीं हो रही हैं, कौन सी डकैतियां नहीं हो रही हैं, कौन से जुर्म नहीं लोगों पर हो रहे हैं। आप बताइए ना, सब कुछ तो हो ही रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, और ये कहते हैं कि अरे जेवर पहन के बेटियाँ सुरक्षित है, निकल जाएँ रात में, आधी रात में निकल जाएँ। तो ऐसे थोड़ा ना, आपके कहने से थोड़ा रहता है। संध्या जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आप महिला प्रकोष्ठ से हैं और महिला समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो पार्टी में और जैसे माननीय डिम्पल यादव जी हैं, अदिति जी हैं, और तमाम वैसी नेत्रियां हैं समाजवादी पार्टी में, तो उन लोगों के प्रति खास लगाव कैसे रहा आपका? क्या सफ़र रहा उन लोगों के साथ में? देखिए, मैं पार्टी में तो राष्ट्रीय सचिव हूँ जी, और मेरा लगाव एक्चुअल में क्या है कि जब पार्टी से हूँ तो भाभी से लगाव है मेरा, पहले से भी था। और भाभी हमारी सांसद जी भी हैं, हमारी मैनपुरी लोकसभा है तो मेरी सांसद हैं भाभी जी। तो भाभी जी से बहुत लगाव है, मतलब क्या कहना भाभी के बारे में। तो मतलब भाभी को देखती हूँ तो लगता है सीता जी ऐसा रूप। तो मतलब भाभी को तो सबसे ही, हर व्यक्ति को, हर महिला को लगाव है, अच्छा लगता है। और भाभी बहुत सज्जन, बहुत सुलझी हुई महिलाएं हैं। और
क्या उनके बारे में जितना अगर मैं बोलूँ तो उतना कम है। कभी भी मिलती हैं, कभी भी मैं मिली हूँ, आज तक मेरी बात मुलाकात हुई। और भाभी के मुझे लगता है जब से मैं आई हूँ पार्टी में तब से मैंने उनके 2 चुनाव कराए हैं। एक तो नेताजी जाने के बाद का चुनाव हुआ था उपचुनाव, और दूसरा मैंने जो अभी चुनाव कराया 24 का। तो मोस्टली मैं क्षेत्र में ही रहती हूँ, उनके साथ भी रहती हूँ, उनके साथ भी रही हूँ। और रही बात बिटिया की, उनकी आदित्य जी के भी मैं साथ रही हूँ। माँ बेटियाँ बहुत, और बिटिया तो आपको मैं बताऊँ कि बेटी तो उनकी एकदम नेताजी का रूप है जी। उनकी, उसकी सोच, उसका बोलने का तरीका। विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी की विधानसभा सीट पे बहुत काफ़ी मेहनत था। बिल्कुल, वो बहुत मेहनत की है, और मैं उसके साथ में रही हूँ। 2-3 दिन मैं आदित्य जी के भी साथ थी, और भाभी के साथ तो मोस्टली रहना ही होता क्योंकि मैं क्षेत्र में रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटियाँ वैसे उसी जगह होती हैं। तो भाभी के साथ तो मैं बहुत जगह रही हूँ। नहीं तो उस काफ़ी उनके साथ रही हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था डिम्पल जी का कि स्टेज से कोई कार्यक्रम था, वो बोल रही थी, और कोई जो पार्टी का वो कहिए क्या बोलते हैं सदस्य हैं या फिर समर्थक जो हो, वो तो नहीं समझ में आया कि नहीं कौन ऐसा किया, लेकिन एक जो माला था, माला ऐसे फेंका गया स्टेज पे कि जा गले में पड़ गया। वो एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, मैं वहीं थी मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर की बात है ये। और भाभी का रोड शो था मिल्कीपुर में, अभी जो उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर का। तो वो मैंने देखा, हम लोग भी उसी भीड़ में थे। एक आदमी ने माला ऐसे मतलब इतना सटीक से फेंकी कि अब सोचिए कि निशाना, मतलब ये तो मेरे को लगता है तो उनका उसका स्नेह प्यार ही था। और भाभी भी उस चीज को देख के मतलब इतना आश्चर्य में हो गई, मतलब उसी जगह कैसे माला उनके। तो ये तो जनता का प्यार है। नहीं कभी जोक्स तौर पे भी ऐसा बात कर रहे थे, कभी ऐसा और किसी ने जैसे जोक्स टाइप में कुछ बोला था तो उन्होंने कहा कि नहीं चल के मैं भैया जी साहब की शिकायत करूंगी? वो तो लोग बोल देते हैं ना। तो देखिए भाभी के पास, भाभी बहुत मतलब उनका नाम डिम्पल है लेकिन बहुत सिंपल है वो, और वो सादगी ही बहुत, लेकिन बहुत सिंपल है वो, और इतनी मतलब सादगी है कि भाभी अगर ऐसे बोल देती है ना कुछ भी, गुस्सा तो आती ही नहीं। मैंने तो कभी उनको आज तक गुस्से में देखा ही नहीं है। और वो उनके पास एक हथियार है कि भैया से कहूँगी क्योंकि वो किसी को कुछ बोलती ही नहीं है, वो इतनी प्यारी हैं, वो किसी को कुछ बोलती नहीं है। तो बस वो यही कह देती है अच्छा चलिए आपकी शिकायत भैया से करेंगे। तो ये बोला था, उस टाइम भी मैं थी, मैं मिल्कीपुर में ही थी, मैंने देखा है उनको, और बहुत अच्छा था। भाभी बहुत अच्छी हैं हमारी, तो भैया सांसद हैं वो, तो प्रिय भाभी हैं, सबकी प्रिय भाभी हैं वो। अच्छा, संध्या जी की मंजिल कहाँ? मंजिल कहीं है या फिर मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ? मंजिल तो वक्त बताएगा मेरी। मैंने जो सोचा है और मैं सपना देख रही हूँ, और मैं खुली आंखों से सपना देख रही हूँ, और जिस दिन मैं खुली आंखों से सपना देख रही हूँ तो मैं बहुत आगे जाऊँगी। मुझे पता है मेरी मंजिल, ठिकाना नहीं है, अभी बना रही हूँ मैं। अच्छा बिल्कुल जी। आज खास पल, इतना बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरा भारत 24x7 के इस शो में आज मेरे साथ खास मेहमान रहीं संध्या यादव जी, और अगले ऐसे ही कार्यक्रम के लिए लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, क्या क्या महिलाओं के सामने समस्या आती हैं, चूँकि महिला विंग से थी हैं कि नहीं किस तरह से समाज में संघर्ष में जूझ करके, उस पॉलिटिक्स में जूझ करके वो अपने मंजिल की तलाश में है, कहाँ तक ये सफ़र ले जाएगा, कहाँ जा कर के थमेगा। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।